नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अभी तक कहा जाता था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इसलिए इस कहावत को अगर कहा जाए कि सियासत में सब कुछ जायज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर बात करें हल्द्वानी की, तो वहां पर आजकल कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि हर कोई बस अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। एक तरफ तो जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी के मास्टरमाइंड के घर कुर्की से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुर्की से जो मिला है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस और नगर निगम स्टाफ के खिलाफ भड़की यह हिंसा अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी और अब तक 58 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों की धरपकड़ के प्रयासों के साथ ही कुर्की जैसी कानूनी प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। पिछले 10 दिनों में प्रशासन के प्रयासों से हालात तेजी से सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच में कुछ समूह और गिरोह अस्थिरता फैलाने की फिराक में लगे हुए हैं। जहां पर 2 दिन पहले ही एक कथित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जाकर भ्रामक रिपोर्ट तैयार की, तो वहीं अब भीम आर्मी भी हिंसा पीड़ित मुस्लिमों से नाम मिलने देने पर प्रशासन के खिलाफ ही नाराजगी जाहिर कर रही है। सबसे खास बात तो यह है कि दलितों के हितों के नाम पर राजनीति कर रही भीम आर्मी नगर निगम के उन दलित स्टाफ के घर नहीं जा रही जिन्हें हिंसक भीड़ ने बेरहमी से मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 फरवरी 2024 को भीम आर्मी का 60 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वनभूलपुरा के मुस्लिमों से मिलने निकला। इस प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल के अलावा मोनू लाठी मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल को उत्तराखंड पुलिस ने वनभूलपुरा क्षेत्र से काफी पहले ही हाईवे पर रोक दिया। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने की जानकारी दी और हालत सामान्य करने में उनसे सहयोग की अपील की। हालांकि प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन की बात नहीं मानी। तब प्रशासन ने इस समूह को थोड़े वक्त तक एहतियातन थाने में रोका और बाद में वापस लौटा दिया। भीम आर्मी के बाकी सदस्य इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वापस लौटाए जाने से भड़के मंजीत नौटियाल ने अपनी मांगों के ना माने जाने पर आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। उनकी मांगों में बेगुनाह मुसलमानों के मुकदमे वापस लेना और वनभूलपुरा के पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 60 लाख रुपए देना शामिल है। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी चाहते हैं कि नैनीताल प्रशासन ध्वस्त किए गए अवैध मदरसे और मस्जिद के लिए फिर से जमीन दिलाए। दंगाइयों के हमले में सबसे ज्यादा दलित ही पीड़ित। हल्द्वानी हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों को उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स में ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि हिंसा के शिकार नगर निगम के अधिकतर स्टाफ अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से हैं। इनमें से मनोज और मिथुन वाल्मीकि के अलावा सागर सोनकर ने बात करते हुए हिंसक भीड़ की सारी करतूतें बताई थी। मनोज, मिथुन और सागर के हाथों और पैरों में फ्रैक्चर तक है, जब इसका इलाज सरकार करवा रही है। इन सभी ने ये बताया है कि उस दिन दंगाइयों ने उन्हें मारकर जिंदा जलाने के लिए रास्ते में कटीले तार तक बिछा रखे थे। वहीं एससी वर्ग से ही आने वाले कांग्रेस नेता गब्बर वाल्मीकि ने भी माना कि वनभूलपुरा की हिंसक भीड़ ने कानून को तोड़ा था। गब्बर वाल्मीकि ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की थी और इन सभी के अलावा वनभूलपुरा से निकली हिंसक भीड़ जिस रिहायशी बस्ती गांधीनगर में घुसना चाह रही थी, वहां भी अधिकतर परिवार दलित समुदाय के ही हैं और इन परिवारों के तमाम सदस्य दंगाइयों के हमले में पुलिसकर्मियों, नगर निगम स्टाफ और अपने खुद के परिवार की रक्षा करते हुए घायल हुए हैं। घायलों में अनुसूचित जाति के अमरदीप सोनकर को काफी ज्यादा गंभीर चोटें भी आई हैं और वो अभी तक बिस्तर पर ही हैं। उनके अलावा मनीष सोनकर का सिर फट गया, ऋतिक सोनकर के चेहरे पर कई घाव लगे और आर्यन सोनकर का हाथ तक टूट गया।
इन सभी के अलावा गांधीनगर की एससी वर्ग की महिलाओं ने बताया कि आज भी उनके मन में हिंसक भीड़ का उन्मादी रूप घूमता है और ये सारा मोहल्ला पुलिस के साथ अपनी खुद की रक्षा के लिए एकजुट हो गया था। इसी मोहल्ले पर न सिर्फ गोलियां चलाई गईं बल्कि पत्थरों के साथ पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। हालांकि भीम आर्मी का प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक उनकी मांग पत्र में दलित वर्ग से आने वाले नगर निगम के स्टाफ और इसी वर्ग के गांधीनगर के घायलों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं तो दूसरी तरफ हल्द्वानी हिंसा को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी जारी है और इसी बीच में हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के साथ ही 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुर्की में पुलिस को कई बेशकीमती सामान भी मिले हैं। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा मामले में फरार चल रहे अब्दुल मलिक, उसके बेटे अब्दुल मोईद, पूर्व पार्षद शकील अंसारी, मोकिन सैफी, वसीम उर्फ हप्पा, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान और रईद उर्फ दत्तू को पहले ही वांटेड घोषित कर दिया था। न्यायालय से कुर्की का आदेश मिलने के बाद हल्द्वानी नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ ही आरोपियों के घर पहुंची और नगर निगम की टीम ने कुर्की की कार्रवाई कर घर में रखा सारा सामान कब्जे में लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि कुर्की में पुलिस को अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के घर से काफी ज्यादा सोना, चांदी और बेशकीमती सामान भी मिला है। बरामद हुए सामान की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इनमें से विदेशी घड़ियां, महंगे परफ्यूम, कीमती फर्नीचर के अलावा क्रॉकरी और गाड़ियां भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्की में अब्दुल मलिक के घर से विदेशी करेंसी भी मिली है और ये करेंसी बांग्लादेश, नेपाल और सऊदी अरब की बताई जा रही है। मलिक और उसके बेटे ने घर में जिम भी बना रखा था। इस जिम में मौजूद तमाम सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हिंसा में शामिल फरार चल रहे वसीम, रईस और तस्लीम के घरों की भी कुर्की की है। अब्दुल मलिक के साथ ही बेटे को भी पुलिस 8 फरवरी से तलाश कर रही है। ऐसे में पुलिस ने दोनों को भगौड़ा भी घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने फरार 9 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। जानकारी के लिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि 8 फरवरी के दिन दंगा करने के आरोप में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और करीब 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कुर्की का आदेश दे दिया। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा और कसने वाला है, क्योंकि मलिक के घर की कुर्की के बाद अब नैनीताल प्रशासन 2.44 करोड़ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी भी जारी कर सकता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मलिक की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगी। बनभूलपुरा में वांटेड मलिक को जारी नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद ही नगर निगम रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेगा। निगम ने हिंसा के दौरान अपनी करीब 2.44 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान के एवज में मलिक को वसूली नोटिस भेजा था। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में नजूल भूमि से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान उपद्रवी बने कई सरकारी वाहन, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कूड़ा कलेक्शन वाहन के साथ ही कई दोपहिया वाहनों को आग लगा दी थी, जिसके बाद नगर निगम ने नुकसान के आकलन के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 1,67,00,000 रुपए के निगम के वाहन, 74 लाख रुपए के किराए पर लिए गए वाहन और 3,52,000 रुपए के उपकरणों की क्षति पहुंचाई गई थी। ऐसे में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने 12 फरवरी को अब्दुल मलिक को 2,44,00,000 रुपए का वसूली नोटिस भेजा था। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक ये धनराशि नगर निगम में जमा करानी जरूरी थी। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें ये राशि जमा कराई गई हो। वहीं नगर आयुक्त ने यह भी बताया है कि अब तक धनराशि निगम को प्राप्त भी नहीं हुई है। ऐसे में अब्दुल मलिक को आरसी जारी की जाएगी। एसएसपी पी.एन. मीणा ने बताया है कि 3 और अब तक 5 के खिलाफ संपत्ति कुर्क की पूरी कार्रवाई कर ली गई है। एसएसपी ने दावा किया है कि फरार चल रहे सभी आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद फरार चल रहे 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 3 वांछित आरोपी भी शामिल हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे में शामिल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 58 तक पहुंच चुकी है। वहीं नैनीताल पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक आरोपी शारिक और मोहम्मद दानिश के कब्जे में लूटी गई सरकारी मैगजीन भी बरामद की गई। उपद्रव के दौरान दोनों ने पीएससी जवान से राइफल लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ राइफल की मैगजीन ही लग सकी थी। गिरफ्तार आरोपियों से 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए गए
हैं और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।